वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्विजार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बेटा, आज अपन चैप्टर जो लेके आए हैं, बड़ा प्यारा चैप्टर है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर आपको अच्छा लगेगा। चैप्टर क्या, लॉजिकल चैप्टर है, एकदम शानदार चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बेटा कॉनिक सेक्शन। हमारा सरकारी किताब का चैप्टर नंबर 11 है। तो 11th क्लास का ही चैप्टर 11 है बेटा। देखो क्या कमाल की बात है, हमारा चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर का नाम है बच्चों कॉनिक सेक्शन। अब नाम पढ़ने से कई सारे बच्चों को लगता है कि यार कॉनिक सेक्शन मतलब कहीं ना कहीं कोन का कुछ ना कुछ तो यूटिलाइजेशन होगा, बड़ा खतरनाक यूटिलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे जो कोन है ना, जिसके बारे में अपने को पढ़ना है, वो नॉर्मल कोन नहीं है बेटा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में है ना, अपन 4 बातों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो अपन सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ 11th क्लास का बच्चा ही जानता है। इससे पहले क्या है कि 9-10 तक के बच्चों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। आज जो बात चलेगी, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे बेटा अपन। फिर अपन उसके बाद बेटा पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, 4 फिगर के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन उसके बाद बेटा एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद मेरे भाई अपन हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 फिगर के बारे में अपने को यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब ये चारों फिगर जो है ना, ये इससे जन्म लेंगे, कॉनिक सेक्शन के पार्ट है। अब किस तरीके से होगा देखना, मेरी बात सुनना बच्चों। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या है बेटा, ये एक आपके सामने वर्टिकल लाइन बना रहा हूं। इस वर्टिकल लाइन का आपके भाई ने नाम दिया एक्सिस। मैंने क्या नाम दिया बच्चों, इसको एक्सिस नाम दिया। और अब मैं एक लाइन इस तरह से लेके आ रहा हूं, इसके बिल्कुल बीचों बीच में से, जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से। ये इंटरसेक्ट किया, ये इंटरसेक्ट किया मेरे भाइयों, ठीक है। तो ये जो लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन का नाम होता है दोस्तों जनरेटर। इसका नाम होता है जनरेटर। तो बेटा ये है, तो हो गई हमारी एक्सिस जो हमारी वर्टिकल लाइन है, और ये बिल्कुल जो लाइन इसको जो इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम है जनरेटर। अब अगर मैं इस जनरेटर को रोटेट कराऊं, तो रोटेट कराने पे आप जानते हैं, जैसे जनरेटर इधर है, अभी देखिए इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है ना। आप देख रहे होंगे कि ये तो रही हमारी एक्सिस, ये रहा हमारा जनरेटर। तो इनके बीच में जो एंगल है, इसका नाम मैंने क्या बोल रखा बेटा, एल्फा। इनके बीच में भी एक एंगल बन रहा है एल्फा। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस जनरेटर को रोटेट करा रहा हूँ। रोटेट कराने पे जनरेटर इधर पहुंच जाएगा। ये इस तरीके से पहुंच गया मेरे दोस्तों। तो ऐसा होने पे बेटा, उधर जो एंगल था, इधर भी बेटा हमारे पास जो एंगल है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये एंगल भी क्या है बेटा, एल्फा। सेम एंगल पे मैंने रोटेट कराया। जितना एंगल पहले था उतने ही एंगल पे मैंने अभी रोटेट कराया। तो ये जनरेटर बेटा इस तरीके से आ गया। अब ऐसा होने पे ऊपर की तरफ कहानी ऐसी हुई ना यार दोस्तों, देखना एक पल के लिए देखना, समझना। आप कहेंगे कि हाँ सर मजा आ गया ये प्रोग्राम। और नीचे भी ऐसा कोई प्रोग्राम होगा, नीचे भी आपका ऐसा कोई प्रोग्राम होने वाला है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि भैया ऊपर की तरफ भी एक कोन बन गया और नीचे की तरफ भी एक कोन बन गया। देखिए ऊपर की तरफ भी एक कोन बन गया हमारे पास, और नीचे की तरफ भी हमारे पास एक कोन बन गया। तो बेटा इस तरीके का जो शेप होता है ना, इस तरीके का जो शेप होता है, इस शेप का एक नाम होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको भी नेप्ड बोलते हैं, नेप। और ये जो नीचे की तरफ ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, इसको भी क्या बोलते हैं बेटा, नेप बोलते हैं। तो ये जो कोन बना ना, इस कोन का नाम होता है डबल नेप्ड कोन। डबल नेप्ड, NAPPED, डबल नेप्ड कोन। तो बेटा डबल नेप्ड कोन कब बनता है, जब मैं एक्सिस को तो बिल्कुल कैसे रखूंगा, वर्टिकल, और जो जनरेटर जो था, जनरेटर क्या एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्सिस को कट कर रही है, अल्फा एंगल पे है। अब अगर मैं उसको अल्फा एंगल पे फिर इधर से रोटेट करवा रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में एक कोन ऊपर बना, एक कोन नीचे बना। तो बेटा इस कोन को हम बोलते हैं डबल नेप्ड कोन। क्या बोलते हैं, डबल नेप्ड कोन। अब इस डबल नेप्ड कोन को अगर मैं किसी प्लेन के थ्रू कट करूं, सुनना काम की बात, अब आएगी मजेदार बात। इस डबल नेप्ड कोन को, अब इस डबल नेप्ड कोन को अगर मैं किसी प्लेन के थ्रू कट करूं, अब प्लेन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं किसी बुक से, जैसे मेरे पास सपोज अभी ये एक बुक है बेटा, सरकारी किताब है आपकी, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैं इस प्लेन से इसको कट करूं, तो कट करना मेरे को ऐसे है कि जैसे मैं किसी एंगल पे कट करूं। जैसे अभी आपने देखा कि ये हमारी एक्सिस है, अगर मैं जिस प्लेन से कट कर रहा हूं वो इसके सपोज क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो मेरे को कैसे कट करना पड़ेगा, बिल्कुल यूं कट करना पड़ेगा। और अगर मान लो मुझे किसी एंगल पे, मान लो ये एंगल अल्फा है और मुझे इसी एंगल पे कट करना हो, तो मैं कैसे कट करूंगा, बिल्कुल इसके पैरेलल, इस तरीके से। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं क्या करना चाह रहा हूं बेटा, यहाँ पे मैं अब ये करना चाह रहा हूं कि ये जो डबल नेप्ड कोन है ना, मैं इस डबल नेप्ड कोन को किसी प्लेन के थ्रू कट करना चाह रहा हूं।
और प्लेन के थ्रू अगर कट करूंगा ना तो प्लेन इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना बेटा, किसके साथ, एक्सिस के साथ। तो कहानी इस तरह से मेरी स्टार्ट होगी। तो एक बार इस फिगर को थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूँ कि मेन चीज तो आपको समझ में आएगी कि कहानी क्या है बेटा, कि हमारे पास एक डबल नेप्ड कोन रहेगा और उस डबल नेप्ड कोन को, जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, डबल नेप्ड कोन को किसी प्लेन के थ्रू हमें कट करना है। तो देखना बेटा, समझ में आ जाएगी आपको मेरी बात। ये दोस्तों मैंने बनाया, अब थोड़ा सुंदर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो डबल नेप्ड कोन है मेरे भाइयों, और ये हमारी दोस्तों, ये हमारी एक्सिस, ये तो रही दोस्तों हमारी एक्सिस, और ये हमारा जनरेटर। अब आप देखिएगा बेटा, आपको मजा आने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों कि मैं सबसे पहले मैं जो यहाँ पे फिगर जिसको मैं जन्म देने वाला हूं बेटा, वो फिगर आने वाला है मेरी जिंदगी में सर्कल। कैसा आएगा देखिएगा। अगर मैं इस डबल नेप्ड कोन को जिस प्लेन के थ्रू कट कर रहा हूं, वो प्लेन जो है बेटा, आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि ये एंगल हमारा अल्फा है। अल्फा क्या है, जनरेटर और एक्सिस के बीच का एंगल, ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल भी अल्फा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जिस प्लेन के थ्रू कट कर रहा हूं, मैं ऐसे कट कर रहा हूं, बिल्कुल कैसे, परपेंडिकुलर। मतलब जो मेरा बीटा है, अब बीटा क्या, बीटा एंगल है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस। मतलब ये जो प्लेन जिसके थ्रू मैं कट करूंगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लेन है, इसके थ्रू मैं कट करना चाह रहा हूं, तो मैं यूं कट करना चाह रहा हूं, बिल्कुल कैसे, यूं। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे जो मेरा प्लेन है कैसा बेटा, वो यूं है, इस तरीके से मेरा प्लेन है। ये मैंने एक प्लेन आपके सामने बना के दिखा दिया कि भैया मैं इस प्लेन से कट कर रहा हूं। तो ऐसा कट करूंगा तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये जो मेरी एक्सिस है ये, और ये जो मेरा प्लेन है ये, इसके बीच का जो एंगल है दैट इज बीटा। तो बीटा क्या है, एंगल बिटवीन, ये अभी से सिखा देता हूं, एक्सिस एंड प्लेन, प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल, प्लेन जिससे भी मैं कट कर रहा हूं। तो ये तो बेटा मेरा प्लेन है और ये मेरी एक्सिस है। तो बीटा क्या है, प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल। और अल्फा क्या है, इसको भी एक बार इंडिकेट कर देता हूं। अल्फा जो है वो है एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर। तो पहले तो ये बात भी आपको क्लियर रहे कि अल्फा कौन है और बीटा कौन है। तो बेटा आप सारी बातें किस पे चलेगी, अल्फा और बीटा से रिलेटेड। अगर मेरा जो बीटा है वो बीटा कितना हो बेटा, 90 डिग्री। मतलब फर्स्ट केस में मैं क्या बात कर रहा हूं कि मैं जिस प्लेन से कट कर रहा हूं, वो मेरा जो प्लेन है वो किसके, इसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, तो आप देखना, पता है ये फिगर कैसा होने वाला है। अगर आप ऐसे कट करेंगे तो ऊपर ऊपर का सारा पार्ट गायब हो जाएगा ना, ये देखिए ऊपर ऊपर का ये सारा पार्ट गायब हो जाएगा। तो गायब हो जाएगा तो भी ऊपर सर्कुलर पार्ट तो नजर आएगा ना, इस तरीके से ऐसा तो दिखता रहेगा ये। तो ये पार्ट बिल्कुल आपको कैसा दिखेगा, कंप्लीट सर्कल, पूरा गोला ऐसा नजर आएगा आपको। इस तरीके से आपको ये कहानी वापस वैसी की वैसी दिखाई देगी। मतलब जब आप बीटा 90 डिग्री लेते हैं और 90 डिग्री पे अगर आप क्या है, प्लेन को 90 डिग्री पे इसके साथ, एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करवाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बेटा आपको जो फिगर मिलेगा उस फिगर का नाम है सर्कल। तो सर्कल कब मिलेगा, जब आपकी एक्सिस और प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। तो बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो ये तो हुआ हमारा पहला फिगर, ठीक है। अब अपन सेकंड फिगर की तरफ चलते हैं बेटा। जो सेकंड फिगर मिलने वाला है, अब आप जानते हैं कि बेटा सेकंड फिगर अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने प्लेन का एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो देखिएगा अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, देखना सबसे पहले तो अपन वही फटाफट जल्दी से बना लेते हैं। ये बनाया दोस्तों मैंने, ये लो, ये हमारा डबल नेप्ड कोन बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले तो ये मेरी दोस्तों एक्सिस, ठीक है, ये मेरा जनरेटर। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आप लोग देखना, बात को समझना अच्छे से। अब मैं जैसे प्लेन से कट कर रहा हूं ना, तो अब की बार जो मेरा प्लेन है ये मैं प्लेन से कट कर रहा हूं, ऐसे कट कर रहा हूं। ऐसे कट करने का मतलब कि मैं अब की बार जो मेरा बीटा जो है ना वो अल्फा के बराबर ले रहा हूं। मतलब मैं इसके पैरेलल कट कर रहा हूं। मेरी बातों को सुनना बेटा, मजा आ जाएगा। मैं बहुत लॉजिकली बात कर रहा हूं। मैं यूं कट कर रहा हूं एकदम, किसके, इसके पैरेलल, ऐसे ऐसे करके, ये जस्ट लाइक दैट, इस तरह से। मेरा जो प्लेन है मैं इस तरीके से लेके आया। मतलब मेरे जो प्लेन ने है ना जो एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया भाई, बीटा। मेरे प्लेन ने एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया बीटा, वो बीटा अभी किसके इक्वल है, वो बीटा अभी अल्फा के इक्वल है। तो अगर अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, इसका मतलब ये पैरेलल है।
अगर मैं पैरेलल कट कर रहा हूं, कैसे भी बोलूं कि मैं पैरेलल कट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जो एंगल ले रहा हूं वो अल्फा के बराबर ही ले रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आप देखना, आप लोगों को मजा आ जाएगा सुन के कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आई मेरी बात। ऐसी कंडीशन में ये जो पार्ट कट होगा ना, ये इधर इधर का पार्ट गायब होगा, यूं इस तरह से। इधर का तो बचेगा ना यार मेरे भाई, इधर का तो अभी तक पूरा बचा हुआ है, तो इधर इधर का गायब होगा। तो पता है आपको जो शेप नजर आएगी ना दोस्तों, वो ऐसी शेप नजर आएगी, देखो इसके साथ यूं चलती हुई ऐसी शेप नजर आएगी आपको, इस तरह से ऐसी शेप नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इधर का तो पार्ट गायब हुआ, तो बस ये टुकड़ा बच रहा और यहां का तो अपने पास है ही सही। तो ऐसी कंडीशन में जब आप अल्फा और बीटा दोनों बराबर ले लेते हैं, मतलब आप जो एंगल ले रहे हैं वो अगर अल्फा के इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ऐसा शेप नजर आएगा। ऐसा शेप मतलब ये इस तरीके का शेप नजर आएगा। इस शेप को मेरे दोस्तों कहते हैं पैराबोला। तो इस शेप को मैं क्या बोलूंगा? पैराबोला। तो मुझे पैराबोला कब मिलेगा भाइयों? मुझे पैराबोला तब मिलेगा जब मेरा बीटा अल्फा के बराबर आ जाए। अगर अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, इसका मतलब जिस प्लेन से मैं कट कर रहा हूं वो प्लेन वही एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ जो एंगल एक्सिस और जनरेटर के बीच में था। तो ऐसी कंडीशन में अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाता है और हम बोलते हैं भैया जो हमें रिजल्टिंग जो फिगर मिलेगा दैट इज पैराबोला। पैराबोला। ये लो भैया, मजा आ गया। अब तीसरी फिगर लेके आने वाला हूं। तो तीसरी फिगर कैसे लेके आऊंगा? मुझे कुछ ना कुछ एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देखिएगा, पहले तो वही अपना डबल नेप्ड कोन बना देते हैं और उसके बाद आगे का काम करते हैं। ये बना दे भाइयों। सबसे पहले तो ये मैंने डबल नेप्ड कोन बना दिया और ये आपकी भाइयों एक्सिस और ये हमारा जनरेटर। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस बीटा को बढ़ाओ, इस बीटा को थोड़ा इंक्रीज करो, मतलब आपका एंगल थोड़ा इंक्रीज करो। इंक्रीज करने का मतलब आपका जो एंगल होना चाहिए ना वो इस तरह से होना चाहिए कि वो इसको यहां तक कट करे, इस जनरेटर को भी कट करे। देखो अभी आपने पैरेलल लिया था, उसने जनरेटर को कट नहीं किया था। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा एंगल बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा होना चाहिए। अब कहानी क्या होनी चाहिए? अब बीटा बड़ा होना चाहिए बच्चों किससे? अल्फा से। लेकिन 90 से तो छोटा ही रहेगा। तो ये कहानी याद रखना, 90 से बड़ा नहीं लेना है, 90 से तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे तो मेरा सर्कल बन रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि 90 से तो मेरा बीटा क्या है बच्चों? छोटा है, लेकिन मेरा बीटा क्या है? अल्फा से बड़ा है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि अल्फा से तो ग्रेटर देन है मेरा बीटा, लेकिन मेरा बीटा क्या है बेटा? 90 से छोटा है। तो बीटा को बढ़ाना है, बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, लेकिन 90 से छोटा रखना है। और किस तरह से? लॉजिक यहां से देखना आप कि मैं जो प्लेन से कट करूंगा ना वो इस तरह से कट करूंगा कि इस जनरेटर को कट करे। अभी तक जनरेटर को कट नहीं किया था। देखो जो बातें, जो बच्चा मेरी बात को ढंग से समझ रहा होगा उसके भेजे में पूरी पूरी उतर रही होगी। अभी मैं ऐसे लेके आया था, ऐसे करके, ऐसे करके, तो मैंने ये इस तरह से पैरेलल बनाया था। अब मैं पता है क्या कर रहा हूं? देखना आप। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भैया जो एंगल मैं लेके आना चाह रहा हूं ना, जैसे ये एंगल तो अल्फा है, आप जानते हैं ये एंगल तो अल्फा है और इधर वाला एंगल भी अल्फा है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा बीटा को बढ़ाओ और इस तरह से बढ़ाओ कि वो इस जनरेटर को काटे। तो भाई कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनेगा जनरेटर को अगर काटना है तो मैं इस तरह से बात कहना चाह रहा हूं कि भैया जिस प्लेन से आप ये काम करना चाह रहे हैं वो इस तरह से करिए कि ये इसको काटे। तो बेटा ऐसा होते ही अब जो रिजल्टिंग शेप जो मिलने वाली है ना, इसमें आप देखना ये ऊपर ऊपर का पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा और अब की बार कहानी पूरी वहां तक चलेगी। कहां तक? यहां तक। तो उधर ऊपर से जो गोला बनता हुआ आ रहा था वो पूरा यूं बनता हुआ आएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यूं अंडाकार, ये ऐसी शेप बनेगी। और इस शेप को मेरे दोस्तों बोलते हैं एलिप्स। ये सर्कल नहीं है, क्योंकि सर्कल तो पूरा ऐसा होता दोस्तों, ऐसे करके, जो हमने बीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे किया था। अभी हमें जो शेप मिलेगी वो ऐसे करके शेप मिलेगी, इस तरीके से, क्योंकि अब की बार मैंने बीटा को इंक्रीज किया है तो उसने जनरेटर को कट किया है। तो जनरेटर को कट करना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही कट किया तो आपने चेक किया कि जो शेप मिली वो इस तरीके की शेप मिल रही है। तो भाई तीसरा केस जब होता है जब हमारा बीटा जो है ना वो अल्फा से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि मेरा जो बीटा है वो अल्फा से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, क्योंकि 90 पे तो सर्कल बन जाता है। तो बेटा ऐसी कंडीशन होती है ना, तो ऐसा वाला आपको रिजल्टिंग फिगर देखने को मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं। तो एक तो मेरी ये कहानी खत्म हुई, ठीक। अब मैं कहानी कुछ और करने वाला हूं।
अब कुछ समझदार बच्चों के, मेरे भाइयों के या कुछ मेरी बहनों के भेजे में थोड़ी सी बात आ गई होगी कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने बीटा अल्फा से बढ़ा लिया था, अब मैं बीटा अल्फा से छोटा लूँ, क्योंकि अब और इसके अलावा मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी बची भी नहीं है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिएगा अब की बार जो मैं केस लेने वाला हूँ, अब मेरा अल्फा जो है ना उससे छोटा है मेरा बीटा, मतलब अब की बार मेरा जो बीटा है वो लेस देन है किससे, अल्फा से। तो देखना कैसा फिगर बनाएगा आपका भाई। सबसे पहले तो आप जानते हैं कुछ भी करो, सबसे पहले तो भैया डबल नेप्ड कोन बनाओ, बाकी सारी बातें तो गई भाड़ में। ये डबल नेप्ड कोन बनाया, अब ये यहां से ऐसे करके ज्वाइन करना है, ये आ गए भाई एक्सिस, ये तो आ गई एक्सिस, ये मेरा जनरेटर है, ये एंगल अल्फा है भाई, ये एंगल भी अल्फा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अब की बार मुझे मेरा बीटा अल्फा से छोटा रखना है। तो देख भाई, पिछली बार मैंने एंगल बड़ा किया था ना, तो देख कैसे करता हूं मैं, अगर मेरे को पैरेलल रखना है तो मैं यूं रखता हूं, ऐसे करके। एंगल बड़ा करना है तो यूं करूंगा ना, यूं। लेकिन अब की बार एंगल छोटा करना है, तो छोटा करना है तो इसका मतलब ये जो चीज है ना, ये जो चीज यूं जा रही है, ये यूं नहीं जाके यूं जाए ऐसे, क्योंकि मैं यूं करूंगा तो एंगल कम होगा। तो ये जो मेरा प्लेन है, इस प्लेन को मैं यूं नहीं लेके, क्योंकि ऐसे लूंगा तो अल्फा और बीटा बराबर आएंगे, पैरेलल होगा। और अगर मैं इसको कैसे करूं, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो एंगल बढ़ेगा, यूं करूंगा। लेकिन मैं कैसे करना चाह रहा हूं, यूं करना चाह रहा हूं, मतलब मैं इसको यूं लेना चाह रहा हूं। तो मैं यूं करना चाह रहा हूं दोस्तों, देखना समझने की कोशिश करना, मैं एंगल मेरा छोटा करना चाह रहा हूं, और इस तरह से करना चाह रहा हूं कि मैं जब ये बनाऊं तो वो ऊपर वाले जनरेटर को तो कट कर रहा था, वो नीचे वाले जनरेटर को भी कट कर जाए आपकी बार, मतलब ऐसे करके कुछ चाह रहा है आपका भाई कि ये नीचे वाले जनरेटर को भी कट कर जाए। ऊपर तो हो ही रहा था, ऊपर वाले जनरेटर को तो कट कर ही रहा था, नीचे वाले को भी। देखिए ये रहा आपका ये वाला जनरेटर, एक ये वाला जनरेटर, दोनों को कट कर जाए। इस तरह से अगर मैं बात कर दूं तो देखना भाई, ये एंगल मेरा बीटा है, तो अब की बार जो बीटा है ना वो अल्फा से छोटा है। इस चैप्टर में सबसे कमाल की चीज है, कई सारे टीचर क्या ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं कि कौन सा फिगर कैसे बन रहा है, कैसे क्या हुआ। लेकिन मैं आपको एक एक बात बताना चाह रहा हूँ, सर्कल कैसे बना, हमारा पैराबोला कैसे बना, हमारा एलिप्स कैसे बना, और अब हमारा हाइपरबोला बनने वाला, और बहुत ही खतरनाक फिगर है। तो मैंने इस तरीके से अगर कट कर दिया तो आपने क्या देखा, ऊपर भी इस तरह से जा रहा है और नीचे भी देखिए, तो ये मेरा हिस्सा गायब होगा। अगर मैं कट करूंगा तो ये हिस्सा गायब होगा ना, तो नीचे मुझे कैसा नजर आएगा, कुछ इस तरह की शेप नजर आएगी। देखिएगा आप लोग, नीचे तो ये ऐसी शेप नजर आई, और ऊपर भी बेटा आप लोग कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल ऐसी शेप नजर आ रही, क्योंकि जैसा आपने गायब किया ना, ये तो गायब किया, तो ऊपर की तरफ भी आपको इसके साथ जब चलेंगे तो ऐसी शेप नजर आएगी, ऐसे करती हुई। सर ये देखिए ये शेप नजर आ रही सर, ऐसे करके यूं। ऊपर तो सर यूं दिख रहा है, और सर नीचे यूं दिख रहा है। तो लोग कहते हैं कि सर ऊपर भी एक पैराबोला बन रहा है, नीचे भी एक पैराबोला। हालांकि बन तो रहा है सच में, ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर भी एक पैराबोला, नीचे भी एक पैराबोला। लेकिन ये जो कहानी है ना बेटा, इस कहानी को हम दो पैराबोला नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं ये तो हाइपरबोला है। हम तो क्या बोलेंगे, ये तो हाइपरबोला है, मतलब ऊपर इस तरीके से, नीचे इस तरीके से अगर मुझे शेप नजर आती है तो मैं इसको दो पैराबोला नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो मुझे रिजल्टिंग फिगर मिला है वो क्या मिला है बच्चों, वो मुझे हाइपरबोला मिला है। तो ये हाइपरबोला की कहानी है बेटा। तो हाइपरबोला कब बनेगा, हाइपरबोला आपका तब बनेगा जब आपका जो बीटा है वो अल्फा से छोटा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, आपका जो बीटा है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा बट लेस देन अल्फा। आपका बीटा जो है ना वो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, अल्फा से छोटा हो। 0 भी हो सकता है। 0 वाले केस में पता है क्या होगा, 0 वाले केस में आपकी ये जो एक्सिस है ना, इसके पैरेलल आपका क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा इस तरीके से। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो, एक बार दिखा देता हूं, बस ये जल्दी से देख लो। अगर मैं 0 डिग्री बना दूं, अगर मैं बोलूं कि मैं जिस प्लेन से कट कर रहा हूं ना, वो प्लेन जो है ना वो इसके साथ क्या एंगल 0 डिग्री बना रहा है। एंगल 0 डिग्री बना रहा है किसके साथ, एक्सिस के साथ, मतलब एक्सिस के पैरेलल है। और मुझे दोनों जनरेटर को कट करना है, तो कैसे कट करूंगा भैया, इस तरीके से कुछ कट करूंगा, ऐसे कुछ करके कट करूंगा। तो यहां से फिगर कैसी दिखेगी, ऐसे करके, क्योंकि इधर का पार्ट गायब होगा। और यहां से फिगर कैसी दिखेगी, इधर का पार्ट गायब होगा, तो कैसा होगा, ऐसे बनता हुआ आएगा यूं करके। तो भैया यहां से तो दिख रहा है यूं करके,
और यहाँ से दिख रहा है यूं करके, तो ये जो शेप है ना, इस शेप को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, इस शेप को मैं बोलता हूँ हाइपरबोला। तो ये मेरी कहानी बेटा। तो सारे फिगर कैसे बन रहे, कैसे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब अपन सबसे पहले जिस फिगर को लेके आने वाले हैं वो फिगर है बच्चों सर्कल। तो बच्चों अब अपन सर्कल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि शेप्स हमारे पास यहाँ पे कैसे कैसे करके बनेगी। डबल नेप्ड कोन जो रहेगा उसको प्लेन से किस किस एंगल पे कट करेंगे, तो कैसे कैसे हमारे को शेप्स मिलेंगे बेटा। अब वन बाय वन है ना बेटा, अपन है ना इन शेप्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी जो सरकारी किताब की जो एक्सरसाइज 11.1 है, इस 11.1 में मेरे भाइयों, एक्सरसाइज 11.1 में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में हम पढ़ेंगे बेटा रिमेनिंग फिगर्स के बारे में, पैराबोला के बारे में, एलिप्स के बारे में, हाइपरबोला के बारे में। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 11.1 से रिलेटेड बातें चलेगी, मतलब हम जिस फिगर के बारे में फुल फ्लेश पढ़ने जा रहे हैं वो फिगर है बच्चों सर्कल। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं कि सर्कल की जो जनरल डेफिनेशन है, हालांकि जो डेफिनेशन मैं आज बता रहा हूं ना, वो डेफिनेशन मैं 9th क्लास से बताता हुआ आ रहा हूँ। 9th वालों को भी यही बताता हूँ, 10th वालों को भी यही बताता हूँ, और आपको आज फिर वापस बता रहा हूँ। सर्कल की जो डेफिनेशन होती है बेटा वो होती है अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, मतलब सर्कल एक पॉइंट का रास्ता है, वो पॉइंट प्लेन में किस तरह से घूमेगा। A circle is the locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is always constant. A circle is the locus of a point, मतलब सर्कल एक ऐसे पॉइंट का रास्ता है जो प्लेन में इस तरह से घूम रहा है कि उस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से, जैसे मैंने ये एक फिक्स पॉइंट बना दिया मेरे दोस्तों यहाँ पे O, अब एक पॉइंट है P, ये पॉइंट P जो है ये प्लेन में इस तरह से घूम रहा है कि ये पॉइंट कहीं पे भी चला जाए, जैसे यहाँ चला जाए ये पॉइंट, या ये पॉइंट यहाँ चला जाए, या ये पॉइंट यहाँ चला जाए, या ये पॉइंट यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, कहीं पे भी चला जाए। इस पॉइंट की इससे फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है, जैसे ये और मेरे दोस्तों यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये P कहीं पे भी चला जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, मतलब P की पोजीशन कहीं पे भी हो जाए, यहाँ पे हो जाए, चाहे यहाँ पे हो जाए, ये P कहीं पे भी चला जाए। इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं इस पॉइंट के पाथ को ट्रेस करना चालू करूं, तो ये पॉइंट पहले यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो मैंने फाइनली देखा कि भैया ये तो एक सर्कल बन गया यार, जिंदगी का मजा आ गया। इसका मतलब सर्कल क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का रास्ता होता है जो प्लेन में इस तरह से घूमता है कि इस पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से पूरी जिंदगी जो डिस्टेंस होती है ना वो हमेशा सेम होती है, कांस्टेंट होती है। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, रेडियस। और इस फिक्स पॉइंट को आपका भाई क्या बोलता है, सेंटर। तो इसका मतलब ये O तो क्या है बच्चों, सेंटर है, और ये जो OP है ना, ये OP क्या है बच्चों, ये रेडियस है। ये हो गई हमारी कहानी, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे बेटा सर्कल की इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में पता है अपन को क्या पढ़ना है, सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की, हाइपरबोला की, एलिप्स की, इनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो बेटा आपकी सरकारी किताब में तो आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़ाई यहाँ पे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। आपका भाई आपको दो चीजें पढ़ाएगा, एक तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन और एक सर्कल की जनरल इक्वेशन। दो चीजें सिखाऊंगा मैं आपको पूरा चैंपियन बनाऊंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले तो मैं सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बात करूंगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में होता क्या है देखिएगा, जैसे मेरे पास बेटा ये कोई सर्कल है, सर्कल आपका भाई एक नंबर बनाता है शानदार। ये आपके सर्कल का सेंटर है बच्चों O, ये आपके सर्कल का सेंटर है O। और अगर आपको यहाँ पे कोई एक पॉइंट पता है, जैसे आपको ये पॉइंट पता है, क्योंकि पॉइंट तो आप जानते हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो ये वही कहानी जो भी हो रही थी हमारी। अगर मैं इस O को P से मिला दूं तो आप जानते हैं रेडियस बननी है, डेफिनेटली रेडियस बननी है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है, अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है,
किसके कोऑर्डिनेट, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है। जैसे मैंने बोला सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, k, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या है, रेडियस। रेडियस को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, R से। तो बेटा मुझे एक चीज पता है कि जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट है O, h, k एंड रेडियस इक्वल टू R। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है कि अगर कभी आपको सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है और रेडियस पता है तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लगाओ। कब, जब सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है और रेडियस पता है। और ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशन होती है, पहले इक्वेशन डायरेक्ट बताता हूँ, फिर जन्म कहाँ से लिया वो भी बताऊंगा। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब ये बता पैदा कहाँ से हुई, मजा आ जाएगा आपको जिंदगी का। बड़ा हम जानते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट है, सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट है h, k। बाउंड्री पे एक पॉइंट है p के कोऑर्डिनेट नहीं पता। जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, x, y। मैंने बोला कि इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट है x, y। पूरी इक्वेशन प्रूव कर दूंगा अभी। तो इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट है x, y। तो आपको एक चीज पता है, o से लेके p तक की जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। o से लेके p तक की जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। तो इसका मतलब OP किसके बराबर है, r के। OP किसके बराबर है, r के। और OP का मतलब क्या, O से P के बीच की डिस्टेंस। तो मैं इस OP को निकाल सकता हूं ना, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। और कैसे, अगर OP r के बराबर है तो मैं जानता हूं OP स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर आएगा। तो OP में जो रूट आएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता था, डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर किसी मेरे भाई को याद आ रहा हो तो मैं यूं बोलता था, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो भैया ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं ये काम खत्म कर सकता हूँ। तो अगर OP r के बराबर है तो OP स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर है। तो रूट को तो मैंने पहले ही हटा दिया। तो कैसे, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस h का होल स्क्वायर, अब इक्वेशन आने वाली 1 सेकंड के अंदर, प्लस रूट के अंदर काम था तो रूट पहले ही हटा चुका हूँ क्योंकि स्क्वायर कर चुका हूँ, y माइनस के का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है बच्चों आर स्क्वायर। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो यहाँ से पैदा हुई है। और कितना आसान वेरिफिकेशन है, मुझे लगता है कि हर बच्चे के भेजे में मेरी बात फीड हो गई होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या ध्यान देना है दोस्तों, सेंटर के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए और रेडियस पता होनी चाहिए। अब आपका भाई आपके पास जनरल इक्वेशन लेके आने वाला है, और जनरल इक्वेशन लाते ही ना आपको जिंदगी का मजा आ जाएगा। जनरल इक्वेशन लाते हैं आपको जिंदगी का मजा आ जाएगा, क्योंकि वो आपकी सरकारी किताब में नहीं है। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है देखिएगा। और ये जो भी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको सेंट्रल इक्वेशन भी बोलते हैं, सेंट्रल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये भी कहा जाता है। जनरल इक्वेशन में मजा आएगा आपको, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखिएगा इसमें बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ RD शर्मा में मिलेगा, हमारी सरकारी किताब में नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे सर्कल की जनरल इक्वेशन है। हमारे सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या मित्रों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। याद रखने की कोशिश करना, बड़ी काम आएगी आपको जब आप आगे जाके बेटा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, तो आपको और मजा आएगा। और इस चैप्टर में भी इसका यूटिलाइजेशन मैं आपको दिखा दूंगा। सरकारी किताब के कई सारे क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट से करके दिखा दूंगा आपको। तो हमारी जो इक्वेशन है दोस्तों वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर इससे आप हमें क्या बताना चाहते हैं। तो पहले तो इस इक्वेशन की कुछ जो प्यारी प्यारी जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया कहानी ये है। सबसे पहले तो यहाँ पे दोस्तों कि ये जो है ना, इसके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं। स्पेशल फीचर्स मैं आपको बता दूं कि इस इक्वेशन की खासियत क्या है, कैसे पता लगेगा कि भैया यहाँ पे सर्कल के बारे में ये चीज चल रही है। एक्स और वाई दोनों में क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। पहला फीचर तो क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इन बोथ एक्स एंड वाई। क्वाड्रेटिक इन बोथ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दोनों में क्वाड्रेटिक है। पहली बात तो ये, एक्स का भी स्क्वायर है वाई का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर होना जरूरी। पहली बात तो ये, ठीक है, सर्कल के लिए। फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों में, एक्स और वाई दोनों में क्वाड्रेटिक तो है ही से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेकंड फीचर, कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट फिक्स है कहानी, हो हमेशा 1 होना चाहिए, नहीं है तो चक्कर पड़ेगा। और अगर मान लो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2x² प्लस 2y², तो पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा। हमेशा x² कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² इज ऑलवेज यूनिटी। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है, इज ऑलवेज यूनिटी मतलब 1, यूनिटी दैट इज 1। x² y² का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक भी टर्म xy वाली नहीं मिलेगी, x² y² ये तो मिलेगा, लेकिन x इंटू वाई कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो तीसरी जो खासियत है, देयर इज नो टर्म कंटेनिंग xy, ये तीसरी खासियत है, देयर इज नो टर्म एक्स वाई कहीं पे भी नहीं आएगा, देयर इज नो टर्म कंटेनिंग। अगर कहीं पे एक्स और वाई मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, मतलब वो सर्कल की इक्वेशन नहीं है, आप डायरेक्ट देख के पता लगा सकते हैं। देयर इज नो टर्म कंटेनिंग एक्स वाई, एक्स इंटू वाई कहीं पे भी आपको एक साथ नहीं मिलेगा, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0। एक्स वाई कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, ये है बात। x² मिलेगा, y² मिलेगा, x और y दोनों में क्वाड्रेटिक है, x² y² दोनों का कोफिशिएंट 1 है। तीसरी खासियत कि यहाँ पे एक्स वाई वाली कोई भी टर्म नजर नहीं आएगी, मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट ही 0 है। और चौथी चीज सबसे प्यारी, जहाँ पे एक और नई चीज जन्म लेगी जो मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा G दिख रहा है, F दिख रहा है और C दिख रहा है, 3 चीजें दिख रही है आपको, G, F और C। बेटा ये 3 जो है ना, यहाँ पे आपको G, F और C 3 जो आपको ये वेरिएबल नजर आ रही है, वेरिएबल नहीं है, ये होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, लेकिन इनके बारे में भी पता नहीं है। तो ये जो G जो है, F जो है और C जो है, इनको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आप सोच रहे हो कि मैंने नया नाम क्या लिया, ये मैंने नया नाम लिया बेटा, ये है तो कांस्टेंट, लेकिन मुझे इनके बारे में पता नहीं है। तो ऐसा कांस्टेंट जिसके बारे में पता नहीं होता, जैसे मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 तो एक कांस्टेंट है ना, तो इसके बारे में पता है, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर कांस्टेंट। कांस्टेंट भी 2 तरह के होते हैं, एक तो जिसके बारे में पता है, जैसे मैं एक आपके सामने यहाँ पे इक्वेशन लिख दूँ 2x² प्लस 5x प्लस 20, तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि बेटा ये एक है ना हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 2 है। तो आप क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मैं आपसे क्या कहूँगा बेटा, यहाँ पे मुझे a के बारे में पता है, यहाँ पे a2 है, यहाँ पे मुझे b के बारे में पता है b5 है, यहाँ पे मुझे c के बारे में पता है c20 है। तो यहाँ पे तो क्या है, पर्टिकुलर कांस्टेंट है, a2 है, b5 है, c20 है। लेकिन अगर मैं जनरल फॉर्म के बारे में बात करूँ तो मुझे वहाँ पे a पता नहीं है, b पता नहीं है, c पता नहीं, पता तो नहीं है लेकिन इतना पता है कि वो कांस्टेंट है। तो ऐसे वेरिएबल जैसे g, f, c, यहाँ पे क्या है, ये आना तो इनको कोई कांस्टेंट ही है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, 2 है कि -2 है कि 7 है कि 10 है। तो ऐसे कांस्टेंट जिनके बारे में पता नहीं होता है उनको हम बोलते हैं बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये G, F और C ये तीनों क्या है बच्चों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मैंने इस जनरल फॉर्म की सारी स्पेशलिटी आपको बता दी, इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं। अब आपको बताएंगे कि इस जनरल फॉर्म की हेल्प से आप कैसे सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं और कैसे सर्कल की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सीधा मेरे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जो आपका दिल जीत लेगा मेरे भाइयों, मजा आ जाएगा आपको। आप कहेंगे सर हमें यहाँ जहाँ जहाँ पे भी ये ऐसा दिखाई दिया, हमने सीधा आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, सर हमें सेंटर भी मिला और सर हमें रेडियस भी मिली। तो आप देखिएगा मेरे दोस्तों, ऐसी अगर इक्वेशन दे रखी है तो ऐसी कंडीशन में सेंटर जो है वो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके -g, -f। सेंटर के कोऑर्डिनेट तो होते हैं मेरे दोस्तों -g, -f। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। और जो रेडियस है, रेडियस निकालने के लिए मैं बात करूंगा, रेडियस को मैं r से रिप्रेजेंट करता हूं। तो पहले तो सेंटर के बारे में बात करी, सेंटर को जनरली O बोलता हूं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट -g, -f, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। अभी क्वेश्चंस लेके आऊंगा काफी सारे, पहले तो आपको इक्वेशन सिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म पे भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन जनरल फॉर्म पे भी करेंगे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g, -f। उसके बाद मैं आपको रेडियस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, रेडियस आएगी रूट के अंदर g² प्लस f² - c। ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, खत्म कहानी। सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला -g, -f, और रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला है वही रूट के अंदर g² प्लस f² - c। अब सबसे पहले है ना मैं आपको ना क्वेश्चन इसी पे लेके आता हूँ,
मैं एक ऐसी इक्वेशन लेके आता हूँ और आपसे कहूँगा कि भाई सेंटर भी निकालो और रेडियस भी निकालो, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट हमारी सरकारी किताब में नहीं है ना, एक क्वेश्चन है लेकिन तो लगता है ऐसा बच्चों को कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन करूँगा। तो हमारी सरकारी किताब में बेटा इस तरीके का एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है। वो कहा जा रहा है फाइंड द सेंटर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सेंटर निकालो रेडियस निकालो। और क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे कि जो इक्वेशन है वो दे रखी है x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो पहले तो आप कंपेयर करके देख लो दोस्तों, आप खुद कह देंगे कि सर ये जो इक्वेशन है ना ये बिल्कुल एज इट इज वो की वही इक्वेशन है, x² प्लस y²। सर x² y² दोनों आ रहा है, दोनों का कोफिशिएंट 1 भी है, और सर xy वाली कोई टर्म भी नहीं है, और पूरी पिक्चर इससे मैच खा रही है। ये आपकी सरकारी किताब का एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसको बहुत अजीब तरीके से कर रखा है आपकी बुक में, होल स्क्वायर बना के और ये करके, और सारे टीचर्स ऐसे ही करते हैं। अपन ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे 2x का कोफिशिएंट g है, यहाँ पे भैया 2x का कोफिशिएंट भाई 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2x, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2g है, सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है, सर 2g की वैल्यू 8 आ गई। सर 2g की वैल्यू 8 आ गई। 2g की वैल्यू अगर 8 है तो सर g की वैल्यू 4 आ गई। पहले g तो मिला, कहानी खत्म। सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2g, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है, 2g की वैल्यू 8 तो g की वैल्यू 4। ठीक है भैया। उसके बाद आप कहेंगे सर यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2f है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 10 है, सर 2f की वैल्यू सर मुझे 10 मिली, तो सर मुझे f की वैल्यू कितनी मिल गई 5। g मुझे पता लग गया 4, f मुझे पता लग गया 5। और भाई अगर आप मेरे हिसाब से चलें तो आपका सेंटर 1 सेकंड के अंदर मिल गया। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट o माइनस लगाना कंपलसरी है, g कितना है 4, माइनस का 4 माइनस लगाना कंपलसरी है, लगाया। f कितना है, f मेरे पास 5, तो -4, -5 ये तो इस सर्कल का सेंटर आ गया। अपनी ट्रिक से 1 सेकंड में आ गया। और आप अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है, कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो अपन ऐसा बेवकूफ़ वाला काम क्यों करें, स्मार्ट लोग हैं स्मार्ट काम करेंगे। ये अब रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला बेटा आपके सामने तैयार है। रूट के अंदर g² प्लस f² माइनस c। g कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस f कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। माइनस की जगह माइनस ही आएगा। c क्या है, c बेटा आपकी कांस्टेंट टर्म, बस एक ही कांस्टेंट टर्म है, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है -8। तो c के बारे में भी ध्यान रखो कि c जो दे रखा है, c का मतलब -8 हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है और c माइनस का है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस में 8 आ गया भाई। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये r निकाल रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं, तो r इक्वल टू रूट के अंदर 16 प्लस 8, पहले इन दोनों को कर देते हैं। 16 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 24, 24 और 25 दोनों को प्लस करेंगे 49, तो रूट के अंदर 49। और अगर बेटा रूट के अंदर 49 है तो इससे बढ़िया चीज़ जिंदगी में क्या हो सकती है, रूट 49 क्या होता है 7 होता है। इसका मतलब रेडियस मेरे पास कितनी आ गई, रेडियस मेरे दोस्तों मेरे पास 7 आ चुकी है, 7 यूनिट। खत्म क्वेश्चन। कितने जल्दी मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया मेरे भाइयों, वरना ये क्वेश्चन तो बच्चों को बहुत दुख देता है जिन्हें ये फॉर्म नहीं पता होती है। तो पहले मैंने ये नई फॉर्म सिखाई और मैंने इसी पे क्वेश्चन सेट कर दिया आपके लिए। अब अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन पे सवाल करना चालू करते हैं, जो आपको बहुत बच्चों का खेल लगेगा। हो गया ये काम खत्म। देखिए मेरे भाइयों, बड़ा सीधा सा सवाल है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब ये कहा जा रहा है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म का एक नया फॉर्मेट और है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। भैया सर्कल की इक्वेशन निकालो, निकाल देंगे भाई, क्या दिक्कत है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालो, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, विद सेंटर। भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर 0,0 मतलब सेंटर कहां पे, ओरिजिन पे, विद सेंटर 8 0,0 एंड रेडियस r। ये कहा जा रहा है कि सेंटर जो है ना वो तो ओरिजिन पे है और रेडियस r है। अरे होने तो क्या दिक्कत है, हमें तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होती है क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। आज कहा गया है कि सेंटर ओरिजिन पे है,
सेंटर 0,0 का, तो सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे। इसका मतलब भैया h की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू 0 है, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट पता लग गए। तो h की जगह 0 रखना है और k की जगह 0 रखना है। h की जगह 0 रखेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर के बारे में कुछ कहा ही नहीं, x माइनस 0 का मतलब x ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये भी अपने आप में बड़ा प्यारा फॉर्मेट होता है। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और जिसकी रेडियस आर है। ये है बेटा कहानी में ट्विस्ट। तो ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस आर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। अब सीधा सीधा कहा जा रहा है कि अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। आपके बाद सेंटर चेंज कर रहा हूं, कुछ और दे रहा हूं और रेडियस कुछ और दे रहा हूं। तो देखिएगा, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर। सेंटर दिया उसका -3,2, सेंटर के कोऑर्डिनेट है -3,2 एंड रेडियस, रेडियस दी दोस्तों मुझे कितनी, 4। कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। मैंने क्या सिखा रखा है, जब जब सेंटर देगा और रेडियस देगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ही लगाएंगे। तो भैया हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आप कहेंगे सर h दे रखा है -3 और सर k दे रखा है 2, तो सर पुट कर देते हैं x माइनस h, ऑलरेडी मेरे भाइयों माइनस का है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के पॉजिटिव है तो ऐसा ही रह जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। आर मेरे मित्रों मुझे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे। ये बन गई आपकी दोस्तों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर मैं इसे खोल दूं ना तो ये जनरल फॉर्म में बन जाएगी। ये इसलिए क्या है, आपकी बुक में बस इतना ही देके रखता है, इसे ओपन करते ही जनरल फॉर्म में बन जाएगी। ना हो यकीन तो देखिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और इक्वल टू में 4 का स्क्वायर 16। देख लो आप, एज इट इज फॉर्मेट बन गया। एक्स स्क्वायर फिर उसके साथ वाई स्क्वायर लेके आ जाओ, फिर एक्स वाली टर्म फिर वाई वाली टर्म, ये देखो, और एक्स वाई वाली कोई टर्म नहीं आई, मैंने पहले क्या दिया था, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, तो इधर 13 है उधर 16 है, 16 इधर आएगा तो कैसे लिखेंगे, प्लस 13 माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y और माइनस का 3 इक्वल टू 0। मेरे दोस्तों ये मैंने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैं स्टैंडर्ड को भी जनरल बना सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहीं से आप देख लीजिए डायरेक्ट पता लगता है। यहाँ पे मुझे पता लग गया x का कोफिशिएंट कौन है, 6 है, तो x का 2g होता था, तो 2g की वैल्यू क्या है, 6 है, तो g की वैल्यू कितनी आएगी, 3, और हम उसका साइन चेंज कर देते हैं तो हमारा सेंटर क्या आएगा, उसका x कोऑर्डिनेट -3, देखो हो रहा -3, और यहाँ पे -4 जो है ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये हमारी वैल्यू बच्चों किसकी, 2f की, तो 2f की वैल्यू है -4, तो f की वैल्यू कितनी आई, -2, तो जो f की वैल्यू आएगी उसका साइन चेंज करेंगे क्योंकि -f आता है, तो -f करते हैं कितना आ गया 2, तो देखो वो आ रहा हमारा आंसर 2। ऐसे मजा आता है बेटा सर्कल चैप्टर में, मेरे साथ बहुत मजा आएंगे आपको। अब एक बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1 नंबर क्वेश्चन है हमारे सर्कल चैप्टर का, एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन मजेदार। वो हमारा सरकारी किताब का एग्जाम्पल नंबर 4 भी है, और वैसा क्वेश्चन बेटा हमारे को इसमें भी दे रखा है, यहाँ पे एक्सरसाइज में भी। पहले तो वही हर बार सेम कहानी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस। अब की बार सर्कल कोई 2 पॉइंट से पास होगा, इक्वेशन ऑफ द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट आएगी ताकि आपको समझ में आएगी मेरी बात। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। थ्रू द पॉइंट्स, पहला पॉइंट तो है 2, -2 एंड 3,4। मतलब आपको इस तरह से कहा जाएगा कि सर्कल कोई 2 पॉइंट से जा रहा है, जैसे एक तो इस पॉइंट से जा रहा है, एक इस पॉइंट से जा रहा है, एंड हुज सेंटर लाई, और ये फिक्स रहेगा कि उसका सेंटर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, एंड हुज सेंटर लाई
एंड हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन, किसी लाइन पे लाई कर रहा है, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये लाइन की इक्वेशन होती है, क्योंकि आप जानते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालो। ठीक है साहब, सर्कल की इक्वेशन निकालो, लेकिन आपका सर्कल इन 2 पॉइंट से जा रहा है और उस सर्कल का जो सेंटर है वो इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है। तो मैं क्या कहता हूं कि भैया मुझे सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है कि अगर सर्कल का सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट h, k, तो सेंटर में जनरली o बोलता हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन में मेरे सर्कल का सेंटर अगर h, k है तो मेरी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज मेरे सर्कल का सेंटर जो है बच्चों वो क्या है, वो है h, k, और मेरा जो सर्कल है उसकी रेडियस है r। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है। ठीक है, अब मेरा सर्कल जो है ना बेटा कौन कौन से पॉइंट से जा रहा है, उस वाले पॉइंट से जा रहा है और इस वाले पॉइंट से जा रहा है। अगर सर्कल कभी भी किसी पॉइंट से पास होता है तो वो पॉइंट हमारे सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x की जगह ये लिख दो, y की जगह ये लिख दो। तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिखेंगे बेटा, -2। तो हम लिखेंगे -2 और माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू में क्या, आर स्क्वायर। ये लो साहब, यहां से तो ये मिला। अब सेकंड पॉइंट कौन सा है, 3,4, अगर वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये तो पहली इक्वेशन बनी, ये पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन सेकंड पॉइंट से आएगी, x की जगह 3 रखूंगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है कि जिन पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x और y की जगह उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए। 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह आएगा बच्चों 4 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब कमाल की बात, आपको गजब का मजा आने वाला है। ये भी आर स्क्वायर के इक्वल, वो भी आर स्क्वायर के इक्वल। अल्टीमेटली दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो गई, क्योंकि दोनों का RHS पार्ट इक्वल है। तो LHS पार्ट को बराबर कर दो, हो गई बल्ले बल्ले 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, उधर से क्या आ जाएगा, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर। कहानी खत्म, दोनों बराबर LHS पार्ट। अब आप होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर और 2ab मतलब माइनस का 4h। बेटा -2 के स्क्वायर करेंगे तो वो 4 ही आना है, तो ये 4 आ गया। और k का स्क्वायर करेंगे बच्चों k स्क्वायर आना है, और -2ab दोनों माइनस के तो बेटा प्लस का हो जाएगा डेफिनेटली, प्लस का 4k, ये प्लस का 4k और इक्वल टू में वही 9 प्लस h स्क्वायर और डबल करेंगे माइनस का 6h, 4 का स्क्वायर वही बेटा 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 को k से करेंगे 4k डबल करेंगे 8k माइनस का 8k। कुछ नहीं बेटा, h स्क्वायर से h स्क्वायर की जिंदगी खराब, इधर k स्क्वायर से बेटा k स्क्वायर की जिंदगी खराब। अब आप देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, इधर है माइनस का 4h, उधर है माइनस का 6h। तो h वालों को पहले लिखते हैं -4h, उसको इधर लेके आ जाओ प्लस का 6h, h वालों का काम खत्म हुआ। इधर दे रखा बच्चों प्लस का 4k और उधर देखा माइनस का 8k, तो प्लस का 4k वो इधर आएगा प्लस का 8k, ये k वालों की भी कहानी खत्म हुई। अब सिर्फ किसका नंबर रह जाएगा, कांस्टेंट टर्म का। यहाँ पे 4 + 4 मिलके मेरे भाइयों 8 होता है, 4 + 4 8, तो इधर 8 है मेरे पास, और उधर 9 + 16 मिलकर 25 होता है, तो 25 इधर आएगा माइनस का 8 - 25 इक्वल टू 0। तो पूरा ध्यान से शांति से काम करना होता है। -4h प्लस 6h, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों हमारे पास 2h, 4k प्लस 8k ये आ जाएगा 12k, 8 × 4 12, और 25 में से 8 जाएगा बच्चों तो आप समझ गए होंगे 17 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाइयों, 17। तो ये हो गई हमारी कहानी। हाँ 17 और 8 25, ठीक है। तो ये माइनस का 17 और इक्वल टू में 0। तो आगे मेरी इक्वेशन 2h प्लस 12k माइनस 17 इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा मुझे मिल चुका है यहाँ से क्या, कि 2h प्लस 12k माइनस 17 इक्वल टू 0। ये एक मुझे फाइनल इक्वेशन मिली, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। और अब जो मज़ा आने वाला है वो ये है कि हमारे सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है कहाँ पे, इस वाली लाइन पे। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमारे सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट इसको भी तो सेटिस्फाई करेंगे। सेंटर किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे, तो इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी h और k में, गजब की।
तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट को आप क्या बोलते हैं बेटा, h कोमा k। इसका मतलब x की जगह h रखो, y की जगह k रखो। तो अब जो मुझे मिलेगा, जैसे यहाँ पे पुट करूंगा मैं क्या कहूंगा, h प्लस के इक्वल टू 2। तो मुझे यहाँ से एक कंडीशन मिल गई कि h प्लस के किसके इक्वल आ गया बच्चों, 2 के। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा काम कर सकता हूँ कि h की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस के। यहाँ से h की वैल्यू आ गई बेटा कितना, 2 माइनस के। वो यहाँ पे जाके छाप दो और जिंदगी के मजे ले लो। देखना आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, काम एकदम प्रोग्राम सर पूरा क्लियर हो गया। ये देखिए ये इक्वेशन थी आपकी 2h प्लस 12k माइनस 17 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। और आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट जब वहाँ पुट कराया तो आंसर आ गया h प्लस के इक्वल टू 2। तो यहाँ से मैंने h की वैल्यू निकाल ली 2 माइनस के। h की वैल्यू बेटा मैं यहाँ जाके पुट कर दूंगा, क्योंकि h और k में एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन एक और आ गई। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो 2 और h की जगह क्या लिखूंगा, 2 माइनस के प्लस का 12k और माइनस का 17। तो माइनस का 17 है तो इसको उधर ही भेज दो, प्लस का 17। चलो जी साहब, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2k और प्लस का 12k इक्वल टू 17। ठीक है, 4 माइनस 2k प्लस का 12k। तो पहले तो पता लग गया कि यहाँ तो आ जाएगा 10k काय का प्लस का, और ये 4 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 13। तो 10k इक्वल टू 13, k की वैल्यू 13 अपॉन 10, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1.3। k की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 1.3, एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है आपके भाई का। k की वैल्यू आ गई 1.3। अगर k की वैल्यू 1.3 आ गई तो मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूँ कहाँ से, इस वाले रिलेशन से। तो मैं लिखूंगा h इक्वल टू 2 माइनस k, और k की वैल्यू बेटा 1.3। तो 2 में से कोई भी आके कह देगा 1.3 को माइनस करेंगे तो 0.7 बचेगा। तो h की वैल्यू आ गई 0.7। h पता लग गया, k पता लग गया। तो देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर h तो आ गया 0.7 और सर k आ गया 1.3, तो सर अब कतई कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तो सिर्फ सर अपने को क्या करना है, अपने को सर r निकालना है और कुछ भी काम नहीं करना। तो बेटा देखिएगा, r निकालने के लिए और कुछ नहीं करना, तो r अपन निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे ये देखिए, अभी हमने देखा था, तो जो r आप निकालेंगे, r का स्क्वायर आपको जो मिलेगा बेटा वो मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि जब आप r निकालना स्टार्ट करेंगे तो यहां से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी रख दीजिए 3 माइनस एच, एच की जगह आपने क्या लिखा बेटा 0.7, 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के की जगह क्या लिखेंगे बेटा 1.3 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा आर स्क्वायर। क्योंकि आर स्क्वायर से मतलब है हमें, हमारी इक्वेशन में आर से मतलब नहीं होता, आर स्क्वायर से मतलब होता सीधा निकलने वाला। 3 में से 0.7 जाएगा बच्चों, तो आप जानते हैं 2.3 बचेगा, 2.3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 में से अगर बच्चों 1.3 जाएगा, तो 4 में से अगर 1.3 जाएगा तो 2.7 बचेगा। तो आप कहेंगे सर ये 2.7 बचा, उसका स्क्वायर करना इक्वल टू ये रहा। ठीक है साहब, तो बेटा 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर आप लोगों को पता होना चाहिए 569 होता है। और एक बार कंफर्मेशन के लिए फिर भी कर लेते हैं, 23 इंटू 23, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, और 23 को 2 से करेंगे 46। तो मैंने बोला था 529 ही आएगा, ये 9, 6 और 6 12 का 2 1 के लिए 529। तो ये तो आ जाएगा बेटा 5.29, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। 27 का आपको करना पड़ेगा, तो ये 27 का हमने किया, तो 27 इंटू 27, 7 7 जा 49, और ये 4 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 189। 27 को 2 से करेंगे बच्चों 54 आएगा, 9 8 और 4 12, 2 1 कैरी 729। इसका 5.29 आया, इसका 7.29 आएगा, और इक्वल टू में आर स्क्वायर। दोनों को प्लस करिए बेटा, 5.29 और 7.29, 9 9 18 का 8, 1 कैरी 2 2 4 और 1 5, ये और 12 और 5 7 और 5 12, 12.58, 12.58 ये आपका आर स्क्वायर का आंसर आ गया। तो 12.58 दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा हमें आर स्क्वायर ही चाहिए होता है, आर की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आर स्क्वायर पता लग गया तो हमें तो वैसे ही मजे आ गए। तो आर स्क्वायर आ गया बच्चों कितना 12.58, बस हमारी कहानी खत्म। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारी जो इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वहां पे जाके बेटा ये छापना है और कुछ भी नहीं करना। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्या, ये रही
x माइनस एच, एच कितना है 0.7 उसका होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के कितना है 1.3, y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 12.58। कहानी खत्म, इक्वेशन कंप्लीट और आंसर इज ओवर। बच्चों ये आंसर आपको दे रखा है, ये हो गई बेटा जिंदगी की बल्ले बल्ले, 1 नंबर काम हो गया। तो बेटा आज मैंने आपको शेप्स के बारे में भी बताया कि किस तरह से डबल नेप्ड कोन को अपन अलग अलग एंगल पे प्लेन से कट करेंगे तो कैसे कैसे आपको फिगर मिलेंगे। और आज बेटा मैंने आपके लेक्चर में, आज के लेक्चर में आपको मैंने सर्कल की भी सारी कहानी सिखा दी। ठीक है बेटा, अब कुछ एक क्वेश्चंस और है तो आप देखिएगा, और अगर कभी कोई डाउट आएगा तो अपन लास्ट में फिर कभी उनको लेके देखेंगे। अभी तो सर्कल की सारी कहानी मैं आपको सिखा चुका हूँ एकदम शानदार। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बार पैराबोला को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेटा आप अच्छे से वीडियो को देखना और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।